डीके खापड़े मेमोरियल ट्रस्ट है जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट नागपुर में बनाया है। वहाँ पर 25 एकड़ ज़मीन लेकर के हमने वो बनाया है और वहाँ 200 लोगों को रेजिडेंशियल रख के ट्रेनिंग देने के लिए, आंदोलन का ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया है। समाज संगठित नहीं तो उसको संगठित करने का काम करने से संगठित होगा। चलिए व्यक्ति छोड़ते हैं, संगठन पे आते हैं, है ना। संगठन की बात कर रहे हैं हम लोग। देश के मूल निवासी समाज के बामसेफ आज के वक्त में कितना जरूरी संगठन है। बहुजन समाज में जब भी किसी संगठन की बात होती है तो बामसेफ का नाम आता है। बामसेफ का एक अपना लंबा इतिहास रहा है। माननीय कांसी राम जी ने इसे शुरू किया था, लेकिन बामसेफ उसके बाद तमाम धड़ों में बट गई। आज बामसेफ का अगर जिक्र होता है तो सामने वाला पूछता है कौन बामसेफ, लेकिन बामसेफ की जो अपनी भूमिका है समाज के भीतर, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसी बामसेफ पर कुछ लोग चंदा उगाही का भी आरोप लगा रहे हैं। आखिर बामसेफ जो काम कर रही है तमाम धड़ों में बटी हुई, उसमें कौन सा बामसेफ है जो कांशी राम जी ने शुरू किया था और आज तक सही तरीके से चल रही है और अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए काम कर रही है। इसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं संजय इंगोले जी। संजय इंगोले जी जामिया मिलिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सोशल वर्क डिपार्टमेंट में, और साथ ही साथ इनकी जो पीएचडी है जो इन्होंने जेएनयू से की थी वो बामसेफ के ऊपर रही है। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी पीएचडी बामसेफ पे थी, ठीक है। बामसेफ को क्यों चुना आपने शोध के लिए? ऐसा बामसेफ को शोध के लिए चुनने का कारण ये था कि मैं सोशल मूवमेंट के ऊपर खास करके फूले अम्बेडकरी आंदोलन के संदर्भ में सोशल मूवमेंट को स्टडी करना चाहता था। तो किसी मूवमेंट को स्टडी करते समय उसका जो उद्देश्य है, यदि ये ना हो कि उससे उस रिसर्च से समाज को कोई बेनिफिट हो, तो वो रिसर्च केवल एकेडमिक डिग्री के काम आ सकता है। तो इसलिए जब हमने ये सोचा कि हमारा कोई रिसर्च हम अपने आंदोलन के बारे में करें, तो उस रिसर्च से समाज को उसका फ़ायदा होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंटेशन का और उसके माध्यम से जो सिद्धांत उभर के आएंगे, उन सिद्धांतों का समाज और उस आंदोलन के सफलता के लिए कोई उसका फ़ायदा होना चाहिए। ये ध्यान में रखकर हमने बामसेफ को चुना। क्या नतीजा निकला आपकी शोध का? बामसेफ को आपने जिस तरीके से पहले देखा शोध के पहले, और जब शोध आपने कंप्लीट किया, रिसर्च पेपर जमा किया, तमाम एस्पेक्ट्स देखे होंगे आपने, क्या फ़र्क रहा? अच्छा, जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा कि ऐसा, हाँ, मतलब मैंने जब ये तय किया कि अपने रिसर्च से समाज को कोई फ़ायदा होना चाहिए, तो वो अध्ययन करना फ़ायदेमंद होगा। बामसेफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो समाज में बुद्धिजीवियों के बीच में एक ज्वलंत और एक गर्मजोशी की चीज़, चर्चा की चीज़ रही है, या ऐसा संगठन है जिसे समाज को बहुत अपेक्षाएं है कि हमारे समाज के पढ़े लिखे जो लोग हैं, विद्वान जो लोग हैं, उनका ये संगठन है, तो हमारे समाज में जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का यही लोग समाधान निकालेंगे। इस प्रकार का एक दृष्टिकोण लोगों का बना हुआ है। और वो संगठन जिसके बारे में ऐसा लोगों का पॉजिटिव मत बना हुआ है, उस संगठन में जब हम जुटे और देखा कि उस संगठन के बाहर तो समाज को उस संगठन की जो एक सकारात्मक भूमिका है वो लोगों को दिख रही, उनकी सेवा दिख रही है, लेकिन संगठन के अंदर जब हम गए तो पता चला कि संगठन के अंदर बहुत उथल पुथल है, चढ़ाव उतार है, संगठन के अंदर बहुत सारे संकट है। तो एक संकट जो था वो था संगठन के अंदर होने वाली टूट फूट, लोग जुटते हैं फिर टूटते हैं। तो हमारे अध्ययन का ये भी एक मकसद था कि इसमें टूट फूट हुई तो बहुत सारे लोग जो पहले काम करते थे अभी नहीं भी कर रहे, तो कहते थे हम भी बामसेफ के, जो सही में कर रहे वो भी कहते हम बामसेफ के। तो इसको समझना भी मेरा एक उद्देश्य था कि इसके अंदर ये टूट फूट हुई है तो क्यों हुई, कैसे हुई और वो कौन लोग हैं। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।
जो इसमें सर, कारण रहे। आज के वक्त में जब भी बामसेफ का नाम आता है सबसे पहले सामने वाला पूछता है कौन सा बामसेफ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, तो इस सवाल का जवाब आपने क्या ढूंढा और ये सवाल क्यों उठता है? ये देखिए, ये सवाल तो जब टूटा है, ये सच्चाई है। ऑर्गेनाइजेशन तो, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में जब बनता है तो उसके जीवन चक्र में, उसके जीवन काल में उसके फेजेस होते हैं। तो एक उसका बनने का फेज़ होता है, एक उसके विकास का फेज़ होता है, फिर उसके एक प्रतिफल देने का एक फेज़ होता है कि वो रिज़ल्ट देता है, और रिज़ल्ट देने के बाद उसका एक टर्मिनल फेज़ आता है। तो ये इन फेज़ों में बहुत सारे लोग जुटते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मतलब अल्पकालीन उद्देश्य के लिए होते हैं, कुछ दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए होते हैं। तो बामसेफ तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए बनाया, तो दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए है। तो दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए निरंतर चलने वाला उसको बनाया है। तो इसमें तो लोग आएंगे, कुछ टूटेंगे, निराश होंगे, कुछ बीमार होंगे, कुछ मरेंगे। लेकिन आम जनता किस बामसेफ को असली बामसेफ माने? हाँ, तो पहला तो मैं कह रहा हूँ कि एक प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन कोई आदमी जुटा तो ज़रूरी नहीं कि वो ताउम्र उसी में जुटा रहे, बीच में उसको छोड़ भी सकता है। तो ऐसे कुछ लोगों ने छोड़ दिया। एक कारण ये है, व्यक्तिगत कारणों से लोगों ने छोड़ा कि टाइम नहीं दे पा रहे, अपने परिवार की वजह से, घर में कोई दुर्घटना होने वो गए। एक ये हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद, ये क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद कोई पदाधिकारी एक बना, और ख़ास करके कांशीराम जी के जाने के बाद, पहले इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम जी थे, उनके जाने के बाद सरदार तेजिंदर सिंह जी अध्यक्ष बने। तो जो आदमी उस पद पे पहुंचा, तो उस आदमी को जो समाज की ओर से जो सम्मान मिलता है, वो सम्मान इतने अनन्य साधारण महत्व का है। ऑल इंडिया से लोग जब आपके तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखते हैं, तो वहाँ चढ़ने के बाद आदमी उतरने की नाम ही नहीं लेता है। उसको लगता है हमेशा वहीं रहना चाहिए यहाँ पर। तो ये एक कारण था कि इसको तो निरंतर बनाया, और एक आदमी की एक लाइफ है या उसकी एक परफॉर्मेंस की एक लेवल है। आंदोलन वैसे ही चलने चाहिए अब तक, तो जो भी वो आंदोलन उतरना नहीं चाह रहे थे, इसलिए और परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे। जैसा कार्यकर्ता परफॉर्मेंस चाहते थे, उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये अध्यक्ष में परफॉर्मेंस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। वो फुल टाइम प्रेसिडेंट थे कांशीराम जी, ये HMT कंपनी में मैनेजर थे, तो ये कम टाइम देते थे, और लेवल ऑफ कमिटमेंट, लेवल ऑफ कैलिबर, उसका भी फर्क था। तो वो 1-2 साल के अंदर ही कार्यकर्ताओं को ये लगा कि नहीं, ये उतना परफॉर्म नहीं कर रहे जैसे कांशीराम जी करते थे। लोग उनको बदलना चाहते थे, और वो चाहते थे कि लोग उनको ना बदले, हमेशा वही रहे, और वो रिटायर होने तक रहे अपने ग्रुप में। उनको रहना था, यही उनका उद्देश्य था, सरदार तेजिंदर सिंह जी लिखा। और वो रिटायर होने के बाद भी एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया पैगाम, और उसको वो चला रहे। तो वो तो लोगों के सामने जब चीज़ आई, तो जो संगठन चलाने वाले कार्यकर्ता, उनको पता है उसके कारण क्या थे, कौन आदमी क्या मंशा थी, और उसकी वजह से उसको साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कार्यकर्ता तय करते हैं। उनको बहुत लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन वो कहते रहे कि हम भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे ही एक वामन मेश्राम है, जो प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट बनने के बाद उसके भी कर्म और उसका जो चरित्र है लोगों के सामने आया। कि जब अध्यक्ष होता है तो सबके सामने होता है, सबकी निगाहें उसके ऊपर। हाँ, तो वो उसका अगर कोई गलत काम होता है तो वो चुप नहीं सकता। जब जो लाइट में है आदमी, फोकस में है, तो सबको दिखेगा। जब उसका चरित्र सही नहीं है, उसके विचार बदल गए, उसका उद्देश्य बदल गया, उसको लग रहा था कि अब जो है मैं इसका अध्यक्ष हो गया हूँ तो मैं दूसरा कांशीराम हो रहा हूँ, और मैं कांशीराम से भी आगे आ गई उसके अंदर। और उसके साथ साथ जब उसका लोगों ने पाया कि उसका कैरेक्टर ही करप्ट है फंडामेंटली, तो लोगों ने के लिए जरूरी है। और अच्छा होना हाँ, और अपने ही समाज की महिलाओं के साथ या लोगों के साथ अगर सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसको कौन बचाए। तो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उसको क्लियर कर दिया, पब्लिक में बता दिया कि भाई इसको जो है सेक्सुअल बीमारी है, तो इससे बच के रहो, उससे दूर रहो। इसलिए उसको अलग किया गया। ये फैक्ट है उसके बारे में, ये तो मेरे रिसर्च में भी है, और ये मैं उसका साक्षीदार हूँ जहाँ पर ये घटनाएं घटी। मेश्राम ने असॉल्ट किया उसके ऊपर, उन घटनाओं का मैं चश्मदीद जो है गवाह हूँ। तो ये मेश्राम के बारे में कहानी हुई। फिर अब क्या हुआ, ये दोनों जो अलग हुए, तो जो लोगों को साथ में ले गए थे, ये अपने लोगों को टिका नहीं पाए। उसके मेश्राम के 4 धड़े हो गए, इनके 4 धड़े हो गए। अच्छा। तो इस प्रकार से ये दिखते हैं। लेकिन अभी फंक्शनिंग में प्रॉपर जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग थी, जो उसका काम था, वो जो हम चला रहे हैं। मेश्राम जाने के बाद बोरकर साहब अध्यक्ष बने थे। तो बोरकर साहब के नेतृत्व में प्रॉपर सिस्टम से अभी पिछले 20 साल के अंदर
10 डिफरेंट नेशनल प्रेसिडेंट बने, 10 डिफरेंट टाइप की कार्यकारिणीज बनी, और जो है 10 प्रकार के आयामों में हम काम कर रहे हैं, जिसमें 5 जो है इसके अपशूट विंग काम कर रहे हैं। और जो एस्पेक्ट है हमारे, जैसे हमारे आंदोलन का एक नॉन पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ना, कि हम हमारा एक उद्देश्य है कि हमारे समाज की नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करना, जो 5 प्रकार की है, सामाजिक है, कलाचारिक है, आर्थिक है, फिर आपकी शैक्षिक है, राजनीतिक है। इन जड़ों को मजबूत करना चाहिए, मतलब सॉरी नॉन पॉलिटिकल में राजनीतिक नहीं आएगा। तो कौन सी मैंने कि बताई कि सामाजिक है, आर्थिक है, फिर कलाचार है, और आपका इकोनॉमिक है। तो ये जो जड़ें है, ये जड़ें समाज की मजबूत करने का जो काम है वो बामसेप कर रहा है, और अलग अलग उसके लिए ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बनाए। जैसे कलाचार के लिए मूल्यवासी सभ्यता संघ है, विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए मूल्यवासी विद्यार्थी संघ है, या युवाओं को संगठित करने के लिए मूल्यवासी संघ है, कर्मचारियों की समस्याओं को देखने के लिए मूल्यवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ है। ये ऑफशूट विंग बनाए, और डी.के. खापड़े मेमोरियल ट्रस्ट है जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट नागपुर में बनाया है। वहाँ पर 25 एकड़ ज़मीन लेकर के हमने वो बनाया है, और वहाँ 200 लोगों को रेजिडेंशियल रख के ट्रेनिंग देने के लिए, आंदोलन का ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया है। वो इंस्टीट्यूट एक है, तो फंक्शनिंग है। हाँ, वो फंक्शनल है। तो अभी तो वहाँ पर हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोलने जा रहे हैं। वहाँ पर सबसे पहले हम फुले अम्बेडकर स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, जहाँ पर तो आपका मानना है कि ये जो बी.डी. बोरकर के नेतृत्व में फिर शुरू हुआ था, हाँ। एक जो बामसेप ने नए तरीके से, उसको जनता सही बामसेप माना? हाँ बिल्कुल, वो उसमें कोई टूटन नहीं है। जब से ये मेसराम चला गया उसके बाद उसमें कोई टूटन नहीं है हमारे। हाँ हाँ हाँ, बाकी मेसराम गए तो आज तक वही हैं, टूटते ही जा रहा है। नहीं, और आज तक वही हैं। हाँ, उन्होंने वो कोई अपने चुनाव आप नहीं अध्यक्ष बोल कराया, रहा है, और उसके साथ जो लोग थे वो उससे टूटते चले जा रहे हैं। अब वो लोग अध्यक्ष बनते गए। हाँ, वो ये लोग है वो। और वैसे ही सरदार जी के साथ जो गए, जैसे सुलभ चंद है और वो अतरवीर सिंह है, ये सब सिद्धार्थी दिन तंत्र नहीं है एक जो सामाजिक आंदोलन में और सामाजिक व्यवस्था में होनी चाहिए। रहना है। फिर उनमें से कोई आदमी कहता है और ये कैसे संभव है? हाँ, तू कब तक रहेगा, तो फिर दूसरा बन जाता है। तो उनके पास जो लोग हैं उनकी कार्यकारिणी के ही लोग हैं, उनका कोई आंदोलन नहीं है कि आप समझते हैं आप। लेकिन सबसे ज्यादा तो आंदोलन में मास मोबिलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे ज्यादा तो भीड़ बामन इस्लाम जुटा लेते हैं, कहते हैं कि ये घेरेंगे, संसद घेरेंगे, आरएसएस का कार्यालय घेरेंगे, यूपी में घूम घूम के मीटिंग्स करते हैं। व्यक्तिगत भीड़, किसी व्यक्ति के गुणगान या उसका नारा देने वाली जो भीड़ है, बाबा और माता जो होते हैं, जैसे आसाराम बापू, वो आसाराम बापू जब जेल गया तो उसी के बाद तो इसको शादी करनी पड़ी। एक लड़की को पता चला कि यार बापू को जेल भेजा जा सकता है, तो निशा ने उसको जेल में खड़ा मतलब कोर्ट में खड़ा कर दिया, तब जाके उसने उस लड़की के साथ शादी की। तो शेर को सवा शेर मिलता है ना। तो बापू लोग जो होते हैं वो पैसा खर्च करके अपना प्रचार करवाते। जैसे आप अशोक दास है, तो आप 10 लोगों को पैसा देंगे और बोलेंगे मार्केट में जाके प्रचार करो कि अशोक दास जो है मायावी शक्ति उसके पास है। अभी जब बता रहे थे ना, थोड़ी देर पहले कोई बता रहा है कि उसके पास मायावी शक्ति है, अंधश्रद्धा शास्त्री जो है। तो वैसे ये वामन मेश्राम अपना प्रचार करने के लिए नौजवान लोगों को पैसा दे करके प्रचार करवाता है कि वो बहुत ग्रेट है। दूसरा मीडिया होता है, तो मीडिया में इंजीनियरिंग का टेक्निक लगा के लोगों को पैसा लगा करके वो उस मीडिया में अपना प्रचार प्रसार ज़्यादा करवाता है। वैसे की बात की आपने, एक कुछ दिन पहले एक विवाद पैदा हुआ था। एक दलित एक्टिविस्ट ही हैं जिन्होंने आरोप लगाया था कि बामसेप चंदा उगाही संगठन है। हाँ, अब ये देखिए, जिन्होंने आरोप लगाया, क्या वो बिना चंदे के अपना काम करते हैं? वो एक चैनल चलाते हैं, प्रोफेसर रतन लाल, उन्होंने ये कहा। तो मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, महीने में 10,000 रुपये उनको भेजता था। अब मेरे कहने से वो नहीं भेज रहा है, तो मिर्ची लग गई, मतलब उनका चंदा बंद हो गया, इसलिए हमको कह रहा है। अगर किसी को कोई आदमी चंदा दे रहा है, समाज से कोई आदमी, तो उस काम करने के लिए, हाँ, तो उसको पता है कि इस काम में खर्च करेगा तभी तो उसको दे रहा है। तो चंदा उगाही कोई कर रहा है तो उसको चंदा उगाही की स्किल है और उसकी कमिटमेंट है, तभी तो समाज उसको पैसा देगा। तो ऐसे ही कोई जा कर के चंदा उगा लेता, बिना चंदे के सोशल मूवमेंट चलेगा कैसे? नहीं चल सकता। इसका मुझे लगता है कि रतन लाल का चंदा कम हो गया, रतन लाल को चंदा कम हो गया, इसलिए रतन लाल को रोना आ रहा है।
मेरा मतलब कह रहे हैं कि रतनलाल चंदा उगाही के लिए चैनल चला है तो उसको कुछ कम हो गया, अब उसको कम पड़ रहा होगा ना, तब उसको चंदे की याद आ रही है। नहीं तो इतने दिन तक उसको चंदे की याद क्यों नहीं थी? वो अपना एक चैनल चला रहा है, उसको चलाने के लिए उसको चंदा चाहिए, और उसको चंदा मिल नहीं रहा होगा, उसको बामसेब को मिल रहा है, उसको पता है, इसलिए वो रो कहते रहा हैं है। कि मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे लाखों रुपए मिलते हैं, मुझे किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, मैं उसके लिए नहीं चला रहा। फिर क्यों लेता है दूसरे लोगों से? मैंने उनको मना कर देना चाहिए। हाँ, उनको फिर लोगों से चंदा नहीं मांगना चाहिए, वो तो चंदे पे करा रहा है, चला रहा है ना। वो मुझे मिलता है बोल रहा है, लेकिन चंदा ले भी रहा है। मेरे तो दोस्त उसको चंदा दे रहे हैं, अब मुझे कह रहे थे कि भाई इनकी मदद करनी चाहिए। भाई उनकी मदद क्यों करनी चाहिए? जब वो हमारे आंदोलन के दृष्टिकोण से कोई चीज़ को नहीं फैला रहे, वो व्यक्तिगत अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए चला रहे हैं, तो उनकी मदद क्यों करनी चाहिए? ऐसे तो बहुत व्यक्ति विद्वान बाबा साहब के ज़माने में भी थे, आज भी है। उनका आंदोलन और समाज के हक अधिकार हासिल करवाने में क्या योगदान है? ये तो अपने अधिकार बचाने में परेशान है। इनको डेमोक्रेसी में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, यही पता नहीं, तो इसलिए तो उनके खिलाफ में केस चल रही है और जेल चले गए थे। जिनको खुद का प्रोटेक्शन पता नहीं है कैसे करना है, वो समाज का प्रोटेक्शन क्या करेंगे? बाबा साहब ने इतना आंदोलन चलाया, बाबा साहब कभी जेल नहीं गए, हमको इतने सारे अधिकार दिलवा दिए बाबा साहब ने। लेकिन लोग, बाबा साहब के समय वक्त दूसरा था, आज के वक्त में बाबा जिनको साहब नहीं के- जाना चाहिए बाबा साहब अनल के- तिल तुमरे तक जेल गए। मोहतरम, बाबा साहब के वक्त इससे खराब समय था। ये मत समझिए कि बाबा साहब के समय अच्छा था, उस समय तो और ज़्यादा खराब समय था। तो उस इतने खराब समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद की स्किल से और खुद की कमिटमेंट से समाज को भी बचाया और खुद को भी बचाया। अब तो बहुत सारा प्रोटेक्शन है, लोग हैं आपके साथ रास्ते में, आपके समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं और आपको मदद कर रहे हैं, आपको कोर्ट में केस लड़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, कोई कम पैसे में आपका केस लड़ रहा है, सारी सुविधा आपको उपलब्ध है। लेकिन आप जो कोर्ट में गए, आपके गलत बयान से आप गए, तो जो आपको खुद ही नहीं पता कि लोकतंत्र में आपको क्यों और कैसे क्या बोलना चाहिए, आप दूसरों के लिए क्या बोलोगे और क्या लिखोगे? आप बताओ कि आपकी लेखनी से अब तक समाज को कौन सा अधिकार मिला? अगर कोई मुझे बता दे कि उनकी लेखनी की वजह से या उनकी एक्सपर्टाइज की वजह से समाज का कोई अधिकार रिस्टोर हुआ या कोई एडिशनल समाज के लिए कोई अधिकार मिला, तो हम माने कि आप मतलब आंदोलन में अहम, आप इस बात को मानते हैं कि किसी व्यक्ति को जो आंदोलन में लगा हुआ है या फिर कोई संगठन जो आंदोलन में लगा हुआ है, उसके काम करने से समाज को सीधा फायदा दिखे। हाँ, वो कह सकते हैं कि मैंने अपील की तो लड़के विदेश गए। फायदा हो जाए। फायदा सबसे बड़ा क्या है? आंदोलन का मतलब ये हुआ कि हमारा समाज संगठित नहीं है। समाज संगठित नहीं तो उसको संगठित करने का काम करने से संगठित होगा। चलिए व्यक्ति छोड़ते हैं, हाँ। संगठन पे आते हैं ना। हाँ, संगठन की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ। हाँ, देश के मूल निवासी समाज के लिए बामसेफ आज के वक्त में कितना जरूरी संगठन है और क्यों जरूरी है? मैं देखिए, इसलिए ज़रूरी है कि लोकतंत्र में आप अपने हक अधिकार, अपनी व्यक्तिगत गरिमा को अगर बचाए रखना चाहते हैं या अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने पक्ष में जनमत बनाना पड़ता है। और जनमत ऑल इंडिया में अगर बनाना है या पूरे देश में बनाना है कोई भी जगह पर, तो जनमत बनाने की मशीनरी आपके पास होनी चाहिए। उसमें प्राइमरी मशीनरी है ह्यूमन रिसोर्स। पहले इंसानों का संगठन चाहिए, उसके बाद टेक्नोलॉजी और दूसरे आपको सपोर्टिव रिसोर्सेज जो है वो उपयोग में आ सकते हैं। तो संगठन बनाए बगैर लोकतंत्र में हम अपने हक अधिकार प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ना अपने समाज का विकास कर सकते। समाज के विकास के लिए, कल्याण के लिए भी बहुत सारा निर्माण करना है, व्यवस्था बनानी है, सिस्टम्स बनाने हैं, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। लेकिन बामसेफ ही क्यों? संगठन तो सैकड़ों संगठनों के नाम दिख जाते हैं। जब अंबेडकर जयंती होती है, बुद्ध पूर्णिमा होती है, रविदास जयंती होती है, तो व्हाट्सएप पे इतने सारे संगठनों के नाम हमें पढ़ने को मिलते हैं और इतने लोग अप्रोच करते हैं कि आप हमारे यहाँ ये। तो उस भीड़ से बामसेफ क्यों अलग है? अच्छा, वही तो मैं कह रहा था कि संगठन बनाना है और लोकतंत्र में अपने हक अधिकार बचाने लायक संगठन बनाना है, उतने लेवल का बनाना है। तो लोकतंत्र में बहुमत से चलता है, तो बहुमत जनरेट करने के लिए बहुमत मतलब बहुजन आपके साथ होना चाहिए, तभी ना बहुजन से तो बहुमत बनेगा। तो बहुजन को जोड़ने के लिए वैसी विचारधारा चाहिए। तो बामसेफ ही एक ऐसा संगठन है जिसने बहुजन की कंसेप्ट गढ़ी और बहुजन को बनाने के लिए उसमें जो वैचारिकी चाहिए, उसके लिए जो वैचारिक मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल बामसेफ के लोगों ने डेवलप किया
कि इस देश में बहुजन वही है जो इस देश के मूल निवासी है, और बहुजन वही हो सकते हैं जो इस देश के मूल निवासी है। क्योंकि कम जो संख्या में होते हैं तो वो बाहर के लोग होते हैं, वो माइग्रेटर्स है या इन्वेडर्स है। तो ये एक इसलिए बामसेब की सबसे ज़्यादा अहमियत हमारे देश में है, आज हमारे समाज के लिए है, क्योंकि बामसेब जो SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक लोगों को मूल निवासी पहचान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर लामबंद कर रहा है। तो हमारा जो पोलराइजेशन है एक सामाजिक धरातल पर, एक राष्ट्रीय भूगोल के तहत इतने सारी संख्या को, जिनकी संख्या 90% है, उनको हम जुटाने का काम कर रहे हैं। और दूसरे जो लोग करते हैं, वो शेड्यूल कास्ट का कोई करेगा या जाति का करेगा, उससे हम अपने हक अधिकार को रिस्टोर नहीं कर सकते, ना प्रोटेक्ट कर सकते, ना डेवलप कर सकते। इसलिए बामसेब जरूरी। जब लोगों के बीच में कोई आदमी जाए कि मैं बामसेब का हूँ, मेंबर बन जाइए, हाँ। तो कैसे फ़र्क महसूस करे जब बामसेब के नाम से दसियों लोग घूम रहे हैं, दसियों रसीदें घूम रही हैं, हाँ। और दसियों अध्यक्ष बने हुए हैं। कैसे जो आप जिस BD बोरकर जी का नाम ले रहे हैं और उसके बाद जो 20 साल में 10 अध्यक्ष ने बता रहे हैं, हाँ। उनकी रिच क्या लोगों तक उस तरीके से हो पाई जितनी होनी चाहिए? लोग जानते हैं अध्यक्ष कौन है और कहाँ है? ऐसा है कि ये तो जो संगठन में काम करने वाले लोग जो है वो लाखों लाख नहीं होते, ना करोड़ होते हैं। तो वो संगठन की मशीनरी बनाने के लिए जितने चाहिए मिनिमम उतने पहले चाहिए। बाकी लाखों लाख करोड़ लोग उनको साथ सहयोग कर सकते हैं, उनके शुभेच्छु हो सकते हैं, हितचिंतक हो सकते हैं। तो जो आदमी किसी संगठन में जिम्मेवारी लेता है, संगठन में मेंबरशिप लेना मतलब जिम्मेवारी लेना, जिम्मेवारी लेता है, तो वो उस आदमी की जिम्मेवारी होती है कि वो इसकी छानबीन करे कि जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ इनका कार्यालय कहाँ है, इनके पदाधिकारी कौन है, इनके काम क्या है, इनके काम क्या है, वो आए देखे जाने। जो समाज है उसको भी, और जागरूक हाँ, समाज है उसको भी देखना है कि कौन सा आदमी सही है। काम कर रहा है, और उसके बारे में छानबीन करके जान करके उसके काम कर तब जुड़े। हाँ। तब उस व्यक्ति का भी फायदा है, समाज का भी फायदा है, और संगठन का भी हाँ, फायदा बिल्कुल है। बिल्कुल। सजग आदमी ही चाहिए इसको चलाने के लिए, सजग आदमी चाहिए। और सजग आदमी मिलकर के निरंतर काम करेंगे, वो संस्थाई होंगे। तो संस्थाई होने के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे समाजशास्त्र में पढ़ा हूँ 11वीं के समाजशास्त्र में मैंने क्या पढ़ा कि संस्था वो होती है, वो संगठन होता है पहला कि उसका अपना स्वयं का कार्यालय होता है। इसमें कई ऐसे इनका कार्यालय भी नहीं है, तो पहले तो ये छानबीन करना चाहिए कि वो कार्यालय है और उसका अपना कार्यालय है या किराए पे ले रखा है ना। हम जिस बामसेब में काम करते हैं उस बामसेब भवन कबीर बस्ती में है, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के पास। हाँ, तो वो हमने अपना परचेस कर रखा है, अपने लोगों के बीच में उसको हमने परचेस कर रखा है, अपनी बस्ती में, जहाँ बाबा साहब निरंतर जाते थे 26 अलीपुर रोड से, उस बस्ती में जाते थे मलकागंज में, इसलिए उसको अम्बेडकर पार्क भी बना हुआ है हमारे ऑफिस के पास। तो एक तो कार्यालय होना चाहिए, दूसरा उस संगठन की सदस्यता होती है, तो सदस्यता के नियम होते हैं, और जो सदस्य होते हैं उनके कर्तव्य भी होते हैं। तो जिस संगठन में सदस्यता का सिस्टम सही नहीं है वो संगठन सस्टेन नहीं कर सकता, एक दूसरा पैमाना है। और इंस्टीट्यूशन के बारे में फिर आगे कहा गया, मैं सारे चीज़ नहीं बताऊंगा, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, इसका मैनेजमेंट, इसका स्ट्रक्चर, संगठन का ढांचा और नेतृत्व विकसित करने की प्रणाली, उसका प्रशिक्षण, उसका सिलेबस, ये सब होना चाहिए, तो तब जाके वो संस्था बनता है। लेकिन संस्था बनने का अंतिम जो पैरामीटर है वो ये है कि संस्था की परिभाषा में कहा गया है कि इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ एक्वायर ए स्टेटस ऑफ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। समाज का अविभाज्य अंग बन जाता है, ऐसा संगठन जो समाज का अविभाज्य अंग बन जाता है। एंड इन द लाइफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी दे आर बाउंड टू अवेल द सर्विसेज ऑन सम और द अदर ओकेजन। तो कभी ना कभी उस संस्था की सेवा लेना लोगों के लिए अनिवार्य हो जाता है। ऐसा अगर कोई संगठन अपनी साख बना लेता है वो संस्था बन जाता है, अदरवाइज वो संगठन है वो संस्था नहीं है। तो जो संगठन संस्थाई रूप से काम करता चला जाएगा, जैसे अब हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस प्रकार के खोलेंगे जो आंदोलन के लिए पूरक है, जैसे पत्रकारिता है, जैसे समाज कार्य है, जैसे रिसर्च है। तो अभी हम नागपुर से बामसेब के माध्यम से एक समाज कार्य का कॉलेज खोलने जा रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी कर ली, बिल्डिंग सब तैयार हो गया है, एफिलिएशन और बाकी की प्रोसेस में हम लोग हैं। तो हम बनाएंगे तो क्या होता है, ऐसी संस्था जिसकी लोगों के लिए एक सेवा मिल रही है, जैसे एजुकेशन मिल रहा है,
तो कोई ना कोई वहाँ पर कभी ना कभी अपनी लाइफ में जिसको इंटरेस्ट है वहाँ जाके वो सेवा लेगा, या ट्रेनिंग लेना है, या बाबा साहब और इनके साहित्य के संदर्भ में कोई मिसिंग लिटरेचर है उसको प्राप्त करना है, वहाँ पहुँचेगा कि उनके पास ज़रूर होगा बामसेब के लोगों के पास। ये जब स्टेटस हम प्राप्त कर लेंगे, हमारे पास दिशा में काम कर रहे हैं। हाँ, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं कि एक संगठन को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें निरंतरता होगी। और संस्था में क्या होता है कि व्यक्ति मरणशील है तो व्यक्ति के आधार पर संस्था नहीं चलती, संस्था के आधार पर व्यक्ति चलते हैं, संस्था के नियम के अनुसार। तो जिस बामसेब की आप बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे आप भी जुड़े हुए हैं, उसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है और उसकी वेबसाइट कहीं कोई है, उससे किसी को जुड़ना है, जैसे इस वीडियो को देख के मान लीजिए कोई सर्च करना चाहे तो कैसे वो अप्रोच करेगा? ऐसा है कि इनिशियली हमारे बामसेब ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट थी वो थी www.bamseb.org, लेकिन वो वेबसाइट जो है करप्ट हो गई, तो हमने बनाई www.bamseb.org.in। तो अभी उसके .in लगाने के बाद जो आती है वो हमारी वेबसाइट है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गनोरकर साहब है वर्तमान में, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और ये कार्यकारिणी जो है हमारी अभी 2022 से कार्यरत हुई, मतलब मई 2022 में नई कार्यकारिणी गठित हुई है, 2 साल के लिए चलेगी। और आप देखेंगे कि हमारे वेबसाइट में या किसी साहित्य में आपको पिछले 20 साल के अंदर जो लोग प्रेसिडेंट बने और जो कार्यकारिणी थी उसका पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। और निश्चित तौर पे समाज अगर सही दिशा में और सही तरीके से अगर समाज को आगे बढ़ना हो तो एक संगठन की ज़रूरत होती है, क्योंकि व्यक्ति अलग अलग है, और जब व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति संगठन से जुड़ते हैं तो संगठन की ताकत भी बढ़ती है और व्यक्ति को भी एक रास्ता मिलता है कि किस तरीके से वो आंदोलन में आगे बढ़ सकते हैं, आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक।